नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। जो मेरी वीडियोस अभी तक आ रही थी जिसमें मैं रियलिस्टिक स्केचिंग कर रहा था और उसके अंदर वाटर कलर से काम कर रहा था, इससे थोड़ा सा हट के एक वीडियो बना रहा हूं आज। और ये जो हम स्केचिंग करते हैं, जैसे कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो स्केचिंग करने जाते थे, आउटडोर स्केचिंग करते थे, लेकिन उससे हमको करना क्या है, मतलब वो प्रैक्टिस हो गई। लेकिन अब हमको मेमोरी स्केचिंग आनी चाहिए। जैसे मैं कॉमिक बनाता रहा तो उसमें कुछ स्टोरी के रिक्वायरमेंट होती है, उसके अंदर ये सीन बनना है तो हम लोग एक्शन पोज और फोरशॉर्टनिंग, पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें यूज़ करके कैरेक्टर बनाते थे। तो चलिए एक कंपोजिशन बनाते हैं जिसको मैं मेमोरी से बना रहा हूँ। मेमोरी ड्राइंग है ये, तो जितनी प्रैक्टिस की है उसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया सा कंपोजिशन। तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक कंपोजिशन पे काम करते हैं, और आपने बहुत सारे मेरे स्केचेस देखे जिसमें मैं ड्रॉ करके रियलिस्टिक स्केचिंग करता हूँ और एक फोटो रेफरेंस लेके और बनाता हूँ। इस वाले में, इस कंपोजिशन में जो लर्निंग और इम्प्लीमेंटिंग, ये जो दो पार्ट होते हैं, जो मैं सीखता हूँ उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जब एक फ्रेम होता है कॉमिक का, बहुत टाइट फ्रेम होता है और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये कॉमिक का पैनल है और इसके अंदर मैं 5-6 कैरेक्टर्स डाल रहा हूँ। तो टॉप एंगल से बना रहा हूँ। तो टॉप एंगल से बना रहा हूँ, उसमें फोर्स्ड फोरशॉर्टनिंग है, मतलब ये टॉप एंगल से है और कैरेक्टर्स इन पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ दो कैरेक्टर हो गए, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और पीछे मैं सोच रहा हूँ 2-3 एम्बियंस टाइप का 2-3 कैरेक्टर डाल दे रहे हैं। कुछ सब्जी मंडी या मछली मंडी या इस तरह की कोई जगह बना रहे हैं, और ये इमेजिनेशन से है, मेमोरी ड्राइंग जिसको बोलते हैं। तो जो हमारी डेली की प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे हम फिगर ड्राइंग करते हैं या लाइव जाके स्केचिंग करते हैं, वो हम सीखते हैं। दैट इज कॉल्ड लर्निंग एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटिंग। तो जब हम कॉमिक बनाते हैं, या जितने भी हमने तिरंगा वगैरह कॉमिक बनाए, उस कॉमिक में हम जिस तरह के सीन लिखे रहते हैं, जो हमारे राइटर लिखते हैं, वो सब चीजें हमको मेमोरी से बनानी होती है। जैसा लिखा है वैसा दृश्य बनाना होता है। तो ये बहुत टाइट सा कंपोजिशन है, दो कैरेक्टर हैं, आपस में इन लोग की बहस जैसी कुछ हो रही है। और मैं थोड़ा बहुत और इन्होंने एक बैग लटका रखा है। ये सब्जी मंडी में दे दे आर हैविंग सम आर्गुमेंट, मतलब सब्जी की कीमत बढ़ गई है या जो भी है, और ये जो सब्जी वाला है ये अपने आप को डिफेंड कर रहा है, एंड दे आर टॉकिंग लिटिल बिट अग्रेसिवली, थोड़ा सा हाइपर हैं दोनों लोग। और तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, ये सब चीज़ें मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज कैसे होता है। और यही है मेरा मेन टीचिंग, कि जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं उनको आगे चल के जीवन में रेफरेंस ले के बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेन तो पढ़ाई का मतलब यही होता है ना, कि जिस तरह के जेस्चर आप चाहते हैं, या जिस तरह से भी आप ह्यूमन बना रहे हैं या एनिमल बना रहे हैं, जैसा भी आपको एक्शन चाहिए वो बिना देखे आप बना सकें। तो इतनी कॉमिक बनाई मैंने, उसमें अगर कोई व्यक्ति 300 कॉमिक बनाया तो 300 कॉमिक वो रेफरेंस लेके तो बनाया नहीं ना। तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, और आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ, मतलब मेरा जैसे कैसे मैं एनाटॉमी बनाता हूँ, कपड़े लत्ते में बाद में डालता हूँ, उसके अंदर जेस्चर है, एक्सप्रेशन है, कुछ स्टोरी टेलिंग है, कंपोजिशन है। तो ये देखिए, आनंद लीजिए, कुछ तो सीखेंगे ही आप। तो ये मेरा प्रोसेस है, और ये मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ, इसकी भी मैं 2-4 इस तरह के कंपोजिशन और बनाऊंगा। तो हाउ टू ड्रॉ स्केचिंग, हाउ टू डू स्केचिंग, हाउ टू डू रैपिड स्केचिंग, ये सब भी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मैं इलस्ट्रेटर हूँ बेसिकली। हमारा जीवन यापन जो है इलस्ट्रेशन करके होता है। तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स में भी हम लोग जब पढ़ा करते थे, तो इस तरह के सब्जेक्ट मैटर पे हमको गुरुजी हम लोग से कुछ
असाइनमेंट करवाते थे। जैसे बोल दिया कि सब्जी मंडी बनाना है या रेलवे स्टेशन बनाना है, तो उसके लिए हम रेलवे स्टेशन जाते नहीं थे। वी हैव टू सिट डाउन ऑन द डेस्क एंड वी हैव टू ड्रॉ। और सोचिए उस समय कोई फ़ोन तो था नहीं, कोई गूगल था नहीं। तो वो जो हमारी प्रैक्टिस है 30-40 साल वाली, वो आज भी काम आती है। वी डोंट नीड रेफरेंस फॉर एवरीथिंग, और इस तरह के रेफरेंस आपको जल्दी मिलते भी नहीं है, और कहाँ तक आप जाके ऑन द स्पॉट ये सब करेंगे। तो वो जो हम सीखते हैं, जो ज्ञान लेते हैं, उसी ज्ञान को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अब मैं इनको कुछ प्रॉप्स वगैरह डाल दे रहा हूँ, कुछ एक्सप्रेशन डाल दे रहा हूँ। ये शर्ट है, इनकी शर्ट के जो फोल्ड्स हैं, और ये जो बैग है, इस बैग में अभी जैसे मैं रियलिस्टिक स्केचिंग कर रहा था वहाँ पे, तो रियलिस्टिक स्केचिंग से सीखा मैंने। सीखने के बाद अब ये कपड़े के फोल्ड्स मुझे याद हो गए कि कैसे बनते हैं, तो वो ये कंपोजिशन में वो सारा ज्ञान मैं इसमें लगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छे से आप समझोगे तो समझ में आएगा कि मैं कितना परसेंट एग्जैजरेट करता हूँ, कितना एक्सप्रेशन में डालता हूँ, फोल्ड्स कितने रखने हैं, बॉडी लैंग्वेज। क्या होता है ना कि जो हमारी बॉडी है, जो एनाटॉमी है, उससे कपड़े चिपक के रहते हैं। तो कपड़े बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होने चाहिए ताकि वो सिलवट खराब ना हो। हाथ के जो जेस्चर होते हैं, ये सब चीज़ें क्योंकि हमने इतना स्केच किया है कि मुझे सब याद आ गया है, और उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। और यहाँ पे एक लबूबू बना दे रहा हूँ, लबूबू। तो लाबूबू जो टॉय है, आजकल इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन ये बहुत पुराना कल्चर है। सिंगापुर में जितने भी स्टूडेंट थे, उनका जो बैग होता था उसमें कोई ना कोई लबूबू टाइप का एक टॉय लटका रहता था। मिनियन भी था कुछ दिन तक। फिर मैं जब स्क्विड गेम आया, तो स्क्विड गेम के वो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जिनके चेहरे पे ट्रायंगल है, स्क्वायर है और सर्कल है, वो वाला भी टॉय था मेरे पास। एक छोटा सा टॉय नहीं था, वो की चेन में बना हुआ था। तो ये सब ट्रेंड है, जब ट्रेंड चलता है तो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। तो आजकल लाबूबू का ट्रेंड चल रहा है। अब देखिए, ये दो लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक यहाँ पे छोटा सा बच्चा जो है, किड, स्कूल गोइंग है, वो भी आके पापा के साथ खड़ा है और वो आर्ग्यूमेंट देख रहा है। तो ये एक और सीक्रेट है मेरा, देख लीजिए। टॉप एंगल से जो हमारी बॉडी होती है ना, वो बड़ी कर्वेचर वाली लाइन होती है, बहुत कर्व्स होते हैं उसमें। तो कर्व में बड़ी दिक्कत होती है क्विक स्केच करने के लिए, तो मैं ब्लॉक्स में बनाता हूँ। ये बहुत डायनेमिक पोज के लिए ये मेरा सीक्रेट, आई एम रिवीलिंग माई सीक्रेट। तो अगर आपको एक कंपोजिशन बनाना है, 4-5 लोग हैं, तो देन यू गो फॉर स्क्वायर boxes, because drawing square box is much easier to understand foreshortening। तो ये मैंने foreshortening में ये बच्चे को पहले बॉक्स बना दिया, अब उसी के अंदर मैं इसको घुसा रहा हूँ। इसके ऊपर कुछ अलग से कुछ बनाते हैं ट्यूटोरियल, हाउ टू डू मोर डायनामिक पोजेज विथ इमेजिनेशन एंड मेमोरी। तो ये अभी कुछ दिन कुछ वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मेमोरी से मेमोरी ड्राइंग करके कंपोजिशन और स्टिल स्टोरी टेलिंग करूंगा। हालांकि ये सब बहुत इजी है, हमारे लिए इतनी कॉमिक बना ली है, लेकिन इलस्ट्रेशन में स्टोरी टेलिंग होती है। इलस्ट्रेशन में स्टोरी टेलिंग होती है तो आपके कैरेक्टर्स बहुत कुछ होते हैं। देखिए, अभी जो मैंने एक सीक्रेट शेयर किया था, वही मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो एक व्यक्ति है जो कि टॉप एंगल से बना रहा हूँ, जिसका इस कंपोजिशन में कोई लेना देना नहीं है। तो ये थोड़ा क्राउडेड रहेगा। तो ये टॉप एंगल से हैं और कुछ हाथ में सामान लेके कहीं जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई डू दिस काइंड ऑफ बॉक्स। तो ये बॉक्स से बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही इजी। इट्स बिकम इजियर टू ड्रॉ कैरेक्टर फ्रॉम टॉप एंगल, लोअर एंगल। तो मैं बॉक्स यूज करता हूँ कभी कभी कंपोजिशन में, कैरेक्टर को घुसाना होता है। तो अब डिस्टेंस भी मेरे को समझ में आ रहा है कि ये कितनी दूर पे है। वो जो सब्जी वाला है, अब इन दोनों के पैरों के बीच में मैंने ये सब्जी का एक चादर टाइप का कुछ बिछा दिया, जहाँ पे ये लोग ये अपनी सब्जियां रखेंगे। तो ये एक अंकल जी हो गए। एंड अभी भी मतलब कंपोजिशन में जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो किसको आप प्रायोरिटी में रख रहे हैं?
तो ये सब्जी वाला और ये टोपी वाले से जो आर्गुमेंट हो रहा है, बस यही हमने रखा है। देखिए, मैं ये एक डायनामिक पोज बना रहा हूँ, डायनामिक पोज देख लीजिए आप। बॉडी के जो ट्विस्ट होते हैं ना, आप खुद ही देख लीजिए। पहले के ज़माने में जब हम फ़ोटोग्राफ लेते थे, तो हम बहुत स्टैटिक खड़े हो जाते थे, एकदम स्टैच्यू टाइप का। आजकल थोड़ा-सा हम किसी पोज़ में खड़े हो जाते हैं, तो ये सब इलस्ट्रेशन में काउंट करता है आपका ऑब्जर्वेशन। तो ये एक मछुआरन है, मछुआरन मीन्स अ लेडी हू इज़ गोइंग विद अ फिश। तो ये फिश मार्केट है, और एक ये जो 2 बंदे हैं, ये कुली टाइप के हैं, और ये सामान उठा रहे हैं, और कोई बक्से वगैरह उठा के रख रहे हैं, और ये बंदा जो है, ये इन दोनों की बातें हो रही हैं। तो ये देख रहे हैं आप। जब मैं मेमोरी जेस्चर में एक प्लानिंग करता हूँ, तो उस प्लानिंग में मैं इस तरह से अ, बॉक्सेस बना लेता हूँ, जल्दी हो जाता है। आप देखते रहिए। और यहाँ पे भी एक लेडी बना रहा हूँ, जो मछली बेच रही है। तो ये मैंने एक बॉडी जेस्चर बना दिया, और यहाँ पे मछलियाँ रख के ये बेचेंगे। तो ये 3 लोग हो गए, और ये सेकंड प्रायोरिटी में है। मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये अब मेरा पेंसिल वाला काम हो गया। अब कंपोजिशन में अब इंकिंग करने जा रहे हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि ये माइक्रोन का ब्रश पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, ये मेरे लिए एक नई टेक्नोलॉजी है। माइक्रोन को तो मैं जानता ही नहीं था अभी तक, 2020 तक। कॉपिक मार्कर की भी इस तरह के ब्रश पेन आते हैं, लेकिन मैं एकदम प्योर ट्रेडिशनल ब्रश यूज़ करना ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। और मैं इंडियन इंक यूज़ करता हूँ, और ब्रश यूज़ करता हूँ। तो 000 ब्रश कभी-कभी यूज़ करता हूँ। तो मैं आज देख रहा हूँ कि माइक्रोन की कितनी क्षमता है। क्या ये एकदम ट्रेडिशनल इंक और ब्रश का टक्कर ले सकता है? तो लेट मी एक री-एक्सप्लोर, बिकॉज़ एक माइक्रोन्स जैसी ही सिमिलर पेन मैं यूज़ करता था, कॉपिक मार्कर का ही था सिंगापुर में। तो एक नहीं, मतलब बहुत सारे मैं ब्रशेज़ एक्सप्लोर करता रहता हूँ। कोरियन ब्रशेज़ भी हमारे पास थे, अब तो सब सूख से गए हैं। और कैमल का भी आता है ब्रश पेन। तो आप ये माइक्रोन, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। मतलब मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रश एंड इंक रियल वाला यूज़ करिए, और इnktober में आप खूब मेहनत करिए, और सब लोग मिलके बनाते हैं। इस बार इnktober मनाते हैं। तो ब्रश एंड इंक पे काफ़ी ज़ोर रहेगा अक्टूबर के लिए। मेरे स्टूडेंट भी तैयार हो रहे हैं, अक्टूबर की तैयारी चल रही है। तो इnktober वी विल सेलिब्रेट इnktober, बट विद द ट्रेडिशनल ब्रश एंड इंक, माइक्रोन से नहीं। तो आप भी एक ले ही लीजिए माइक्रोन की। एक मत लीजिएगा, 2 लीजिएगा। तो 2 मतलब कभी-कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पेन प्रेशर से ये जो ब्रश का जो टिप है, वो थोड़ा-सा रफ हो जाता है। तो एकदम थिन, मतलब हेयर लाइन से लेके और थिक लाइन, मैं 2 इसीलिए रखता हूँ क्योंकि मेरे से दोनों का ही काम हो जाता है। और जो ट्रेडिशनल ब्रश में एकदम से प्रेशर डालते हैं, तो थोड़ा-सा थिक वाला जो लाइन हो जाता है, तो वही है। थिन मान लीजिए अ, आउटलाइन के लिए है, और जहाँ पे हम प्रेशर डाल रहे हैं ना, थिक कर रहे हैं, वो एक तरह का शैडो है। तो जहाँ पे शैडो होता है, वहाँ पे हम एक तरह से प्रेशर डालते हैं। जैसे डिजिटल ब्रशेज़ है ना, पहले तो हमने बहुत सारी कॉमिक तो माउस से ही किया था भाई, माउस से। तो लासो टूल से सिलेक्शन बनाया और ग्रेडिएंट डाल दिया। फिर बाद में जब वैक्यूम आ गया, तो पेन प्रेशर सेंसिटिव हो गया वो। आप F5 दबाइए, और पेन प्रेशर को ऑन कर लीजिए, और फिर मज़े लीजिए। तो जो डिजिटल वर्ल्ड है और जो ट्रेडिशनल वर्ल्ड है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है इन टर्म्स ऑफ डूइंग इंकिंग। एकदम सेम टू सेम है। बस यही है कि उसमें एक आपको एडिशनल फीचर जो है, वो अनडू मिल जाता है, और इसमें अनडू नहीं है। इसके अंदर मोर कॉन्फिडेंस है। तभी मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपका फंडामेंटल्स 2D वाले
2D या जो ट्रेडिशनल फंडामेंटल्स हैं, अगर वो क्लियर हैं और उस पे आपका कमांड है, देन digital world is very easy for you, and you can do better work, better than using uh, when you are using digital world, digital tools. तो जो आपका एक्सपीरियंस है ट्रेडिशनल वाला, वो ही काम आता है। बहुत कॉमिक इंकिंग की है, बहुत भाई, बहुत। मतलब 90-90 पेज की कॉमिक हो जाती थी कभी कभी, और सब ट्रेडिशनली मैनुअली होता था। ये सब चीज़ें मैं इसलिए भी करता रहता हूँ कि मैं रस्टी ना हो जाऊँ, और मैं दोनों ही चीज़ें, मतलब कुछ स्पेशलिटी होती है ट्रेडिशनल वर्ल्ड की, वो मैं छोड़ना नहीं चाहता, और मेरे सारे आर्ट वर्क में दोनों ही चीज़ें होती हैं। देख लीजिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पेंसिल से ड्राइंग बेहतर बनती है, और बेहतर आप सोच पाते हैं। डिजिटली आप शॉर्टकट्स में लगने लग जाते हैं, और आपका सोचना जो है वो गड़बड़ हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ भाई, बहुत तजुर्बा है हमारा। तो आप भी मजे लीजिए, और दोनों का 50-50 रखिए। 50 नहीं, कभी कभी 40-60 भी हो जाता है। तो ट्रेडिशनल ऑलवेज देयर, ट्रेडिशनल आर्ट इज द विनर, ओके, दैट इज फाउंडेशन बेस। उसके बाद आप डिजिटल करते रहिए जितना करना है। तो पेंसिलिंग और इंकिंग, तो वो जो इंकिंग हमारी होती है, मैं आज जो ब्रश है माइक्रोन का, उसका कितना आप बेनिफिट उठा सकते हैं, वो इस कंपोजिशन में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यू कैन डू वेरी इजीली। द बाल वाल जो बनाते हैं ना, ये बहुत इजी हो जाता है। ये है हमारे बाल। तो आप इसमें नज़र रखे रहिए, और इसको देखिए, प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, और एंजॉय करिए। इस तरह की चीज़ें मुझे जल्दी मिलती नहीं है यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि रियलिस्टिक स्केचिंग जो हम इतना कर रहे हैं, जिसमें एक इमेज लगा दिया है और उसको देख के बना रहे हैं, थोड़ा सा आपको ये भी दिखाएं कि बिना देखे मेमोरी से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो एक दो वीडियो बनाते हैं मेमोरी से कंपोजिशन, जहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जैजरेटेड रखेंगे, जहाँ पे एक्सप्रेशन होगा, ड्रामा होगा, और जो आप सीखते हैं ऑन द स्पॉट पे जाके, उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो आई हैड क्या, अभी भी है। तो आई मेड माई करियर इन illustration, and remember there are so many publishers and comic makers and even AVGC sector people, वो मेरे से बात करते रहते हैं। दे आर लुकिंग फॉर इलस्ट्रेटर, जो लोग अच्छा इलस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए, और उसकी कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। डोंट गो फॉर द शॉर्टकट्स। एआई करके उससे बना के ट्रेस कर दिया, और ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब चीज़ें शॉर्टकट हैं। जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, वो दिख रहा है, देख लीजिए, आप सामने देख लीजिए। बनाइए इसको एआई से। मैं भी करता हूँ एआई, मैं भी यूज़ करूँगा आगे चल के। अभी थोड़ा और मैच्योर्ड हो जाने दो, 2-4 साल लगेगा एआई को अपना। अभी तो अभी भी जॉबलेस ही है। अगर आपने उसका इस्तेमाल करके काम किया, यू आर नॉट गेटिंग मनी ऑल्सो, और आपको बड़ी हीन भावना से देखी जाती है कि अगर आप एआई से आर्ट वर्क करके और उसको अपना बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए, मतलब आई एम नॉट टेलिंग डोंट यूज दैट, यू मस्ट यूज दैट, दिस इज टेक्नोलॉजी फॉर आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मस्ट एक्सप्लोर एआई, बट जो रिस्पेक्ट है वो नहीं खोना है आपको, और ओवर कॉन्फिडेंस रहिए। Nobody is taking a job, okay? The guy who know AI, he is the guy who taking your job. आप भी सीख लो, वो कौन सी बड़ी बात है, उसमें प्रॉम्प्ट ही तो लिखना है और तो कुछ करना नहीं है। बट ओरिजिनल है भाई। आई एम नॉट अगेंस्ट एआई, आई एम इन अ फेवर ऑफ एआई, बट वो मत बोलिए कि एआई। चलो ना, ठीक है। तो ये देखिए, लबुबू, अभी उसको भी मैं इंक करता हूँ। बहुत अलग-अलग तरह के लबूबू हैं, और बड़ा महँगा सा भी है। मैं अभी देख रहा था, बहुत महँगा। तो ये हमने थोड़ा-सा और रिफ़ाइन कर दिया। इसके 2 कान हैं, और इसने एक गरम कपड़ा पहन रखा है, तो और उसके अंदर ये छुपा हुआ है, और हल्की-सी नाक है, और ये आँखें हैं, और दाँत हैं इनके बड़े-बड़े। तो ये एक टॉय ही है, मतलब कलेक्टिबल है, नॉट अ टॉय। तो
कलेक्टिबल के बिजनेस में मैं भी हूँ। मेरी टॉयज बनाता हूँ मैं। आई एम ऑफिशियली इंडियाज फर्स्ट विनाइल टॉय मेकर भाई। आपको अगर नहीं पता है, मेरे कुछ वीडियो है, देखिएगा जरूर। तो बहुत सारे टॉयज हैं जो कि मैंने बना के रखे हैं, डिजाइन है, बट उसमें बड़े पैसे लगते हैं, बट देखता हूँ, करूँगा जरूर। जस्ट स्टार्टेड नाउ। और मैन पावर की ज़रूरत होगी, उसीलिए ये इंस्टीट्यूट है जो हमारा। और इंस्टीट्यूट से याद आया कि आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मेरी क्लासेस चल रही हैं। एक बैच जो है वो अगस्त में स्टार्ट हो गया है। उसमें काफ़ी बच्चे हैं जो कि अलग अलग प्रांत से हैं, अलग अलग देश से हैं। मिडिल ईस्ट से भी स्टूडेंट हैं और बांग्लादेश के भी हैं, और काफ़ी लोग हैं जो ये 2 महीने की पढ़ाई हमसे कर रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ अगले महीने, जो कि एक तो मेरी क्लास होगी जो जो क्लास मैं आपके लिए ओपन करने वाला हूँ, उसकी टाइमिंग जो है वो 8 बजे से 10 बजे तक होगी, मतलब इवनिंग में, शाम को या रात ही समझ लीजिए। 8 बजे से 10 बजे तक की एक नाइट शिफ्ट वाली एक क्लास होगी जो कि ऑनलाइन होगी। ये उन लोगों के लिए है जो लोग प्रोफेशनल हैं और किसी ऑफिस में काम करते हैं और आर्ट रिलेटेड भी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, मतलब दे हैव अ पैशन अबाउट मेकिंग सम काइंड ऑफ करियर इन दिस फील्ड। और सबको एक ही लाइफ मिलती है। वो गलती से या किसी ऐसे सिचुएशन में आके उन्होंने बाकायदा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स नहीं किया, बट दे नो दे कैन ड्रॉ एंड दे आर वेरी ईगर टू लर्न। तो एक तो उनके लिए हो गया जो लोग प्रोफेशनल हैं और शाम को 8 बजे तक घर आ जाते हैं और 8 से 10 बजे तक 2 घंटे वो निकाल सकते हैं। ये क्लास उनके लिए हो गई जो कि ये सीखना चाहते हैं और इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दूसरा, मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा जो लोगों जिन लोगों ने बीएफए कर लिया, एमएफए कर लिया और किसी स्कूल में वो ड्राइंग पढ़ाते हैं। आपको संकोच नहीं होना चाहिए और आपको झेप भी नहीं आनी चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो। क्यों नहीं करोगे भाई? अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है और वो वहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं जाता रहता हूँ ना, मैंने एवीजीसी का बीड़ा उठाया भाई। तो मैं ग्रास रूट पे काम कर रहा हूँ। आई यूज्ड टू विजिट जितने भी बड़े-बड़े स्कूल हैं, जहाँ जो लोग हमको इनवाइट करते हैं किसी कंपटीशन के लिए, मैं वहाँ जाता हूँ, उन लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, जजमेंट भी देता हूँ और बच्चों को गाइड भी करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लिया है इंडिया में कि वो छोटे बच्चे जो 8वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं में पढ़ रहे हैं और उससे भी कम, मतलब 6th, 7th, 8th, 9th में मल्टीमीडिया के कोर्सेज हर स्कूल में लागू हो गए हैं। और बच्चे आफ्टर इफेक्ट पे काम कर रहे हैं, फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, 3D मैक्स, माया, ये सब कुछ सीख रहे हैं भाई। तो अगर वहाँ का जो ड्राइंग टीचर है वो भी अपग्रेडेड हो जाए, वो भी डिजिटल वर्ल्ड को उतना ही स्मूथली उस पे काम करे, तो वो उन बच्चों को, जो बच्चे अभी स्कूल में हैं, उनको अच्छे से वो भी गाइड कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ लोग मेरे संपर्क में भी रहते हैं, हैं भी। दे शुड कम जॉइन मी एंड दे शुड स्टडी एंड अपग्रेड देमसेल्फ। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं सिंगापुर में भी एक स्किल्स फ्यूचर, जैसे हमारे भारत में कौशल विकास नाम का कुछ भारत सरकार कोई इनिशिएटिव ली है, बट वो कौशल विकास मैं कभी गया तो नहीं हूँ कि क्या-क्या वहाँ पे होता है। बट जिसको मैं अप स्किल इंडिया कह रहा हूँ, वो कौशल विकास ही है। और जो सिंगापुर में स्किल्स फ्यूचर है, तो सिंगापुर गवर्नमेंट जो है, जो लोग जो भी काम कर रहे थे उनको 2-3 महीने की छुट्टी दे देती है और वो सैलरी गवर्नमेंट वहन करती है और
उन सारे बड़े यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूशन में उनके लिए उनको अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है और उनको पढ़ाती है ताकि वो जो वर्क फोर्स बने वो अपग्रेडेड रहे। तो वो वर्क फोर्स पे बहुत दिमाग लगाते हैं और स्किल्ड वर्क फोर्स होना चाहिए। मतलब ये चीज़ मेरे मैं देख चुका हूँ और कैसे देश आगे बढ़ता है और सभी लोगों का योगदान होता है उसके अंदर। तो ऐसा ना हो कि बच्चे बहुत और बच्चे में और टीचर में ही जनरेशन गैप हो जाए। तो ये मैं जानता हूँ, इस वजह से बोल रहा हूँ, आप लोग सब हमारे घर के ही लोग हो, हमारा देश, पूरा परिवार हमारा ही है और मैं ये जो अपॉर्च्युनिटी है, जो शाम को 8 बजे से और 10 बजे तक की पढ़ाई होगी, वो उसको ग्रैब करिए और मैं बहुत लिमिटेड लोगों को पढ़ाता हूँ। मैं इतने लिमिटेड पढ़ाता हूँ ताकि मैं सबको पर्सनली जान पाऊँ और अच्छे से उनको टाइम दे पाऊँ और 24 घंटे हम जुड़े रहते हैं और तो ये एक अनाउंसमेंट है ऑफ़िशियल कि सितंबर के महीने में आप कॉल कर लीजिएगा जो नंबर है नीचे, तो कोई अगर आपको और कुछ पूछना है। तो देखिए मैं अब इसमें ड्राई ब्रश तो ये कैमल का ब्रश है ब्रश पेन है जो कि ऑलमोस्ट सूख सा गया है। बट अभी भी इसमें जान बाकी है, तो मैं एक तरह का देखिए हैचिंग टाइप का, क्रॉस हैचिंग टाइप का ये ड्राई ब्रश से इस पे मिल रहा है। तो हल्के-हल्के शैडो जैसा थोड़ा-सा ही दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं और इसमें मैं कोई इंक वॉश करने का हमारा मन नहीं है। मैं चाह रहा हूँ ये प्योर इंकिंग रहे जिसको हम लाइन आर्ट बोलते हैं, तो ये लाइन आर्ट वाली फीलिंग रहेगी और वो पहले के ज़माने में नहीं स्कैनर में बिटमैप हुआ करता था, तो ये बिटमैप वाला फ़ील है और इसको मैं कोई कलर नहीं कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में कुछ और बनाता हूँ इसी तरह के कंपोज़िशन और कोई वाटर कलर नहीं, कोई डिजिटल ऑयल कलर नहीं, कोई डिजिटल कलरिंग नहीं, एकदम बिल्कुल रॉ रहेगा और जो लोग इलस्ट्रेशन को करियर बनाना चाहते हैं, उनके पास उनके पोर्टफ़ोलियो में इस तरह के कंपोज़िशंस बहुत सारे हों, तो मज़ा ही आ जाता है। मैं मतलब स्टोरी टेलिंग है ना और ये मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट भी रहा था। मैं मुझे याद है श्यामल सर थे हमारे गुरुदेव हैं, वो बीएचयू में हम लोग इसी तरह के सब्जेक्ट पे काम किया करते थे कि ओवर क्राउडेड थर्ड क्लास वाली ट्रेन का कंपार्टमेंट है और उस कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं और तो मुझे याद है मैं कुछ-कुछ बनाया करता था इस तरह से और वो ये वही चीज़ है जो कि पिछले 30 साल से 35 साल से जब से मैं कॉलेज से जुड़ा था कॉलेज ऑफ आर्ट से, तब से इस तरह के कंपोज़िशन में मैं काम कर रहा हूँ और आई एंडेड अप मेकिंग कॉमिक इलस्ट्रेशंस तो ये जितने भी कॉमिक मेरे हाथ के बनाए हुए आप देखें, अरे एक बार गूगल पे जाके दिलीप चौबे लिख ही दीजिए ना। दिलीप चौबे भी लिख दीजिए, कॉमिक भी लिख दीजिए, तो आपको बहुत सारी कॉमिक मेरे हाथ का हाँ, उसमें मैं कभी-कभी चौबे जी लिखा करता था, क्योंकि मैं आई वांटेड एवरीबॉडी टू रिस्पेक्ट मी, सो आई पुट जी इन माय सरनेम। ये सब बचपने की कहानियाँ हैं और तो इसमें बस प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, जैसे वैकम का जो पेन टैबलेट होता है, उसके अंदर भी हम पेन प्रेशर को जैसा कि मैंने बताया F5 दबाइए और पेन प्रेशर ऑन कर लीजिए। तो पेन प्रेशर को कंट्रोल करना इज़ द की कि कहाँ पे जहाँ पे शैडो जैसा दिखता है, वहाँ पे हल्का-सा मैं प्रेशर डाल देता हूँ ताकि एक डार्क अम, सा एक पैच आ जाए जिसको हम शैडो बोलते हैं और बड़ा साँस रोकना पड़ता है भाई, ये जो दाँत का हमने ये बना रहे हैं ना वो एकदम हेयर लाइन है, एकदम जैसे बाल होते हैं ना उतने पतले और A4 पे आर्ट वर्क कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि जब मैं डिटेल में कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरे आँखों पे कितना प्रेशर पड़ता होगा और ये ब्रश जो है वो क्या उतने और साथ में ही मैं दोनों ही लाइन लेके चलता हूँ, पेन प्रेशर वाला और वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं इसको ऑलमोस्ट रियल टाइम पे ही रख रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं रखेंगे और एक कंपोज़िशन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है बट बड़ा मज़ा आता है ये सब चीज़ें करके। तो ये जो आप स्केचिंग करते हैं जा जाके
ऑन द स्पॉट वो उसी स्केचिंग के स्किल से पैसे कैसे कमाते हैं, ये वो वाली बात हो गई। तो चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन का एक बड़ा सा मार्केट है जो कि आज भी है। इतना टेक्नोलॉजी आ गया, इतना गेम होने लगा, लेकिन चिल्ड्रन बुक वाला मार्केट इज नॉट गोइंग टू बी ओवर। और कॉमिक भी है, वेब कॉमिक भी है, और दुनिया भर के फॉर्मेट हैं जहाँ पे इलस्ट्रेटर्स की ज़रूरत है। चाहे कंसेप्ट का फील्ड हो, मतलब ये पूरा का पूरा। और ऑफिशियली आप फिर भी जाके गूगल पे चेक करिएगा, दिलीप चौबे स्कूल ऑफ डिजिटल आर्ट एंड इलस्ट्रेशन इज द फर्स्ट एंड ओनली कॉमिक बुक स्कूल इन इंडिया। कॉमिक बुक बनाना सीखना है तो दिलीप चौबे से बढ़िया ऑप्शन कोई है नहीं। और मैं करता हूँ अभी, तो स्टार्ट किया हूँ अभी, एक पूरा बाकायदा एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा नए जमाने के बच्चों के लिए कि मांगा इलस्ट्रेशन कैसे करते हैं। मांगा की कॉमिक कैसे बनाते हैं, वो वाली सीरीज में बनाऊंगा, और एकदम अच्छे से बताता हूँ कि मांगा कितने तरह के बन सकते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और उसको हम इंडियन कंटेस्ट में बनाएंगे। मतलब जो हमारे देश की कहानियां हैं और हमारे देश के पौराणिक कहानियां हैं, या हमारे जितने देवी देवता हैं, उनको भी हम मांगा में बना सकते हैं, और कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा। और एक जापान का पॉप स्टाइल है, वो मुझे आता है, और उसको बनाना, मतलब देखिए, एक अगर मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, चलिए ठीक है, मैं अपनी बढ़ाई कर ले रहा हूँ, अपना अच्छे से आर्ट वर्क बनाना और किसी को सिखाना, ये दो अलग अलग कला है। और मजे की बात यह है कि मैं ये दोनों ही जानता हूँ। मैं खुद भी अच्छे से बना लेता हूँ, और मैं जानता हूँ कि सिखाते कैसे हैं। दैट्स व्हाई आई एम अ टीचर। और टीचर की पहचान टीचर के काम से नहीं होती है, स्टूडेंट के काम से होती है। अगर आपका स्टूडेंट आपकी तरह काम कर रहा है या आपसे बेहतर कर रहा है, जिस दिन वो आपसे बेहतर करेगा, उस दिन आप गुरु, सही गुरु बनेंगे। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि आई ट्राई टू गिव माई 100% टू माई स्टूडेंट्स, एंड आई रिक्वेस्ट देम कि आप अपना 100% दीजिए, और मैं आपको 200% देता हूँ, 200%। आई एम एंजॉइंग माई this career where I am working also, and I am trying to motivate India and the world कि काम कितने तरह से हो सकता है। और मैं वर्सेटाइल हूँ, मतलब मैं, वो जमाने लग गए जब आप एक ही स्टाइल से काम करके और पूरी जिंदगी बिता देते थे, अब वो नहीं चलता है भाई। अलग अलग क्लाइंट होते हैं, अलग अलग उनकी डिमांड होती है, और आपको हाउस स्टाइल कुछ अलग होता है, तो यू शुड बी एडॉप्टिंग स्टाइल। इतना अपने अंदर टैलेंट क्रिएट कर लीजिए कि यू कैन अडॉप्ट। हालांकि आप चाहे जितना ही अडॉप्ट करेंगे, वो आपका एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। पीपल कैन रिकॉग्नाइज यू विथ योर वर्क। जिस दिन आपका काम देख के लोग पहचानने लगे कि ये, यार, ये तो फला आदमी ने बनाया है, तब समझ लीजिए कि हाँ, आप कुछ कर लिए। तो बहुत सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों का, और बहुत ही अच्छी रीच हो रही है मेरे वीडियोस की, और बहुत लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। और अभी अभी हमारे 8,000 सब्सक्राइबर हो गए एंड काउंटिंग। मतलब ये आप लोगों का प्यार भी है, आशीर्वाद भी है, और मुझे देश की सेवा करने का एक के लिए मेरे को आप बकअप भी कर रहे हैं कि हाँ दिलीप, लगे रहो, लगे रहो। और भी आप लोगों की जो भी फरमाइश होगी वो सब लिखा हुआ है, और आई एम प्लानिंग टू डू एवरीथिंग। और मुझे बुला भी सकते हैं आप, मतलब अगर आपका कोई स्कूल है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि आर्ट को अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो गेट, मैं बहुत अच्छा करियर एडवाइस भी देता हूँ भाई। अगर करियर एडवाइस, मतलब एक बहुत सारे हैं, मतलब कितना ही एग्जाम्पल बताऊं। एक लड़का आया और उसका काम मैंने देखा, और मैंने समझ लिया कि ये किस चीज़ के लिए बना है, और मैंने एक बढ़िया से क्लाइंट को फ़ोन किया, और मैंने कहा कि ये एक आर्टिस्ट मैं भेज रहा हूँ, इसको आप अपने यहाँ रख लो। और वो वहाँ चला गया ना, तो उन्होंने मेरी अ, इज्जत खराब की उस बच्चे ने, और वो आज बहुत शोहरत की बुलंदियों पे है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, तो इसी को बोलते हैं करियर एडवाइस।
जो लोग कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, उसके लिए तो बेस्ट टाइम है मेरे तक अप्रोच करना। जो सेकंड ईयर में है चलो ठीक है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आते आते फोर्थ ईयर में आपके पास दो प्रेशर होते हैं। एक तो फर्दर एजुकेशन मेरे को कहाँ करना है, और एमएफए करना है कि बी डेस में जाना है कि एनआईडी जाना है, या एक तो वो वाला प्रेशर रहता है आपके ऊपर, और दूसरा ये होता है करियर के ऊपर आपको सोचना पड़ता है दैट यू नीड मनी एंड यू नीड जॉब। तो ये और बट उसके बाद भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, कम से कम उनको एक गाइडलाइन मिल जाता है कि भैया करियर कैसे होता है, मतलब स्टूडेंट लेवल में। हालांकि मैं मेरे को समीक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं एक बच्चों को सही दिशा दिखाना मेरा कर्तव्य भी है। तो होता क्या है कि मैं एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल हूँ, कॉलेज ऑफ आर्ट से निकला, और इंडस्ट्री प्रोफेशनल तो क्या ही बोलूँगा, मैं महा इंडस्ट्री प्रोफेशनल हूँ। तो मुझे पता है कि कितना टाइम लगता है एक आर्ट वर्क में, कि क्या कोटेशन होना चाहिए, कितने पैसे मिलते हैं, और कैसे आदमी फ्रीलांस हो या फुल टाइम हो। वो ये देखिए ड्राई ब्रश का मजा, बड़ा मजा आता है भाई, ये टोनल वैल्यू निकालने में। बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ मैं, वो जो लाइन आर्ट का जो प्योरिटी है उसको मैं रखना चाह रहा हूँ, ताकि वो आपको थिक एंड थिन समझ में आए, शैडो समझ में आए। तो थोड़ा सा ड्राई ब्रश मैंने हल्का सा ऐसे ही डाल दिया, हालांकि इंक वॉश करते तो मज़ा ही आ जाता है, लेकिन कभी कभी इसको हम छोड़ भी देते हैं, अच्छा लगता है वैसे। तो थोड़ा कॉमिक वाला फील भी आता है, और कंपोजिशन में, और थोड़ा ओवर तो नहीं है, थोड़ा एग्जैजरेटेड है। मैंने कुछ एग्जैजरेटेड वाले वीडियो बनाए थे, वो भी आप देख लीजिएगा। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मैं महा प्रोफेशनल आदमी हूँ। प्रोफेशनल का मतलब क्या है? मतलब एक होता है स्टूडेंट, वो बड़ी श्रद्धा से, बड़ी मेहनत से एक आर्ट वर्क बनाता है, बट ही डोंट नो द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट, कि उसको क्या करना है। मतलब आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, लेकिन उसका क्या करें? मतलब कोई आदमी आपको रखेगा अपने कंपनी में, तब जैसे ही उसको कंपनी में कुछ काम दिया जाता है, वहाँ उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है हिल जाता है। Making something for your own, and making something for some project, ये है प्रोफेशनलिज्म। उसको आप शौकिया नहीं बना रहे हैं, उसके अंदर जो आप टाइम लगाओगे या जो आप क्रिएट करोगे, उसका एक मार्केट वैल्यू होता है। तो बीइंग अ प्रोफेशनल, ये वाली चीज़ें जो हैं, ये कॉलेज ऑफ आर्ट्स में नहीं सिखाई जाती है। वो आपको बता दिए कि ये बनाना है, आपने बहुत ज़बरदस्त बना दिया, इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल, बट हाउ एक्चुअली अ स्टूडियो वर्क, उनका क्या क्लाइंट से बात होती है, क्या टाइमिंग होता है। भैया जो आपने बनाया उसको 2 महीने में बनाए थे, लेकिन वो आपको 2 दिन में बनानी है। तो वो जो जजमेंट होता है टाइमिंग का, विद द प्राइस, तो ये सब चीज़ें मेरे जैसा व्यक्ति जो इंडस्ट्री का बंदा है, वो आपको बखूबी सिखा सकता है, जिसका इस इंडस्ट्री में रोज का उठना उठना बैठना, काम करना, और प्रोडक्ट बना के उनके हाथ तक पहुंचाना, ये वाली चीज़ें आपको मेरे से सीखने को मिलती हैं। और जो गैप बिटवीन है ना, बीइंग मतलब बहुत सारे बच्चे जो 4-4 साल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ लिए, 4 साल, 4 साल, और वो उन्होंने उनको डिजिटल आर्ट का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप किस दुनिया में जी रहे हो भाई? मतलब आप अपने अगल-बगल दे, अपने हाथ में जो फ़ोन से लेके एवरीथिंग इज़ डिजिटल, आप कब तक करोगे? मैं भी पढ़ाता हूँ, 2 महीने पढ़ाता हूँ। अब अमेरिका के कैरिकुलम की बात कर लेते हैं। अमेरिका में वो वीडियो गेम का स्कूल था भाई हमारा। वो भी 2 ट्रेडिशनल आर्ट वो भी पढ़ाते थे, और सिर्फ़ 2 सेमेस्टर पढ़ाते थे। उसके बाद एवरीथिंग वाज़ डिजिटल। बट एट लीस्ट मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मेरे साथ दिक्कत ये थी वहाँ पे, कि जितने लोग थे वहाँ जिनको मैं पढ़ाता था सिंगापुर में, वो लोग डिजिटल आर्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपोज थे, और बड़ी मुश्किल होती थी उनको खींच के ले जाना ट्रेडिशनल में और तब डिजिटल में आना। इंडिया में थोड़ा अलग है, इंडिया में सब ट्रेडिशनल में बड़े लगे पड़े हैं, इनको खींच के ले घसीट के लेके जाना पड़ता है डिजिटल में। बट मेरे कैरिकुलम से ये फ़ायदा है, मैं तो डिफ़रेंस देखता हूँ ना, 1 दिन में
आई कैन सी देयर कॉन्फिडेंस लेवल। एक दिन में वो ट्रेडिशनल से डिजिटल आर्टिस्ट बन जाते हैं। हाँ, लेकिन वो जो एक दिन है वो आने में 20-22 दिन लगते हैं। पहले फंडामेंटल्स होते हैं, वो मैं उनका क्लियर करता हूँ, और उसके बाद तो ये देखिए पतला मोटा एक नस भी बना दी मैंने। ये नस जो है वो एकदम हेयर लाइन, तो माइक्रोन का ब्रश पेन का टेस्टिंग चल रहा है आपके लिए। आप देखो, मतलब कंपोजिशन भी है। तो ये जो मैं इतने वीडियो बनाया जो आपने देखे रियलिस्टिक स्केचिंग के ऊपर, तो वो मैंने आपको इसीलिए भर भर के बना दिए 2-3 वीडियो, ताकि इस स्टेज पे हम आपको लेके चल सकें कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस कब तक करना है। प्रैक्टिस तो एक अलग चीज है ना, इम्प्लीमेंटेशन पे प्रैक्टिस लेके जाते हैं। जैसे कि एक क्रिकेटर है, वो रोज नेट पे प्रैक्टिस करता है, और एक दिन उसको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच में उसको अपना दम दिखाना पड़ता है। तो वो रियल वर्ल्ड होता है जहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो आप जो स्केचिंग करते हैं ऑन द स्पॉट पे जाके, वो आपका प्रैक्टिस चल रहा है, और ये होता है परफॉर्म करना, जहाँ पे आपने जो भी सीखा है। अब मैं यहाँ पे एक जूता बना रहा हूँ जो कि नीचे से दिख रहा है। अब उसमें जूते का सोल भी दिख रहा है, थोड़ा सा 3D वॉल्यूम है, थोड़ा सा शेकी हाथ है, और ये जो पेपर जिसमें मैं बना रहा हूँ ये उसका एज है। मेरे को हाथ रखने में दिक्कत हो रही है, तो ये मैंने वो जूता बना ही दिया। चलिए ये होता है रियल टाइम पे जब काम करते हैं ना, तो दिक्कत तो होती है, लेकिन और फिजिक्स भी दिमाग में रहता है। जैसे ये जो बैग इसने लटका के रखा है, वो बॉडी का जो कर्वेचर है उसके हिसाब से ये बैग किस तरह से रिएक्ट करेगा। और फोरशॉर्टनिंग है, टॉप एंगल से बना हुआ है। ये जुराबे हैं इनकी, और गलती नहीं करता हूं मैं। जहाँ पे आप मेरा ब्रश देख रहे हैं ना, ये ब्रश ऐसे ही चलता रहता है मेरा। उसी में थिक एंड थिन आपको निकालना है, उसी में बनाना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा सा चाह रहा था कि मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। मेरे जो वीडियोस हैं उसमें थोड़ी वैरायटी भी दिखे, और एक प्रोग्रेसिव भी दिखे कि हाँ पहले ये किया उसके बाद ये किया। तो जो हमारी रियलिस्टिक स्केचिंग की जो प्रैक्टिस होती है, कपड़े के फोल्ड्स वगैरह होते हैं जो हमने उसमें सीखा, वो हम कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी मेमोरी ड्राइंग की कुछ एक छोटी सी मिनी सीरीज रहेगी, जिसके अंदर मैं कुछ कंपोजिशन बनाऊंगा। एक दो बना भी लिया है, वो मैं दिखाता हूँ आपको इसके बाद। तो ये एक कंपोजिशन है जिसके अंदर कुछ कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं। मैंने इतना काम किया ना, आप कभी कोई बुलाता ही नहीं मेरे को। कोई कॉलेज वॉलेज में बुलाओ यार, मौसम भी अच्छा हो गया, गाड़ी भी है मेरे पास, और टाइम तो मैं निकाल ही लूंगा। बस कोशिश ये करिएगा थोड़ा वीकेंड के पास ही रखिएगा। सोमवार से मत बुला लीजिएगा, उसमें मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। तो फ्राइडे सैटरडे इज गुड फॉर मी, इवन संडे इज गुड फॉर मी। हाँ, वो मैंने इसलिए बोला कि आप बुलाइए मेरे को। बुलाइए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरी परीक्षा लीजिए। आप मेरे को एक बार बुला के देखिए और मेरे से बोलिए कि दिलीप सर एक कबूतर बनाइए, मैं बना दूंगा। कंगारू बनाइए, अजगर बनाइए, और एम्बेसडर बनाइए, और पद्मिनी प्रीमियर बनाइए, और होंडा सिटी बनवाइए। दुनिया में जितने भी जानवर हैं वो हम बिना देखे आपके सामने बनाएंगे, और बहुत लोगों के हम पोर्ट्रेट भी बना देंगे बिना देखे भाई। देयर विल बी नो रेफरेंस। और आप खाली मेरे को बता देना, नए नक्श भी बताओगे तो मैं बना दूंगा। वो जो नहीं क्राइम पुलिस वाले होते हैं, एक आर्टिस्ट को बुला लिए और आप डिस्क्रिप्शन दोगे, मैं वो भी कला जानता हूँ भाई। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो हार्डकोर इलस्ट्रेटर होता है जैसे मैं हूँ, और इतनी कॉमिक कॉमिक बनाई, तो हम ये हमारे टाइम पे तो गूगल था ही नहीं। तो अगर हमको पीकॉक बनाना है तो हम गूगल तो था नहीं, कहाँ से देखते। एनसीईआरटी किताब पे, एनसीईआरटी किताब में भी जो पीकॉक बना वो हम ही ने बनाया भाई। तो रेफरेंस बगैर हमने एक लाइफ बिताई है। विदाउट रेफरेंस आई हैव डन सो मेनी थिंग। अच्छा बना था बुरा बना था वो अलग की बात है, लेकिन
वो जो एक हैबिट है हमारी, तो ये वाली जो बुरी आदत है वो मैं कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनकी ये वाली गंदी आदत मैं छुड़वा दूं कि कुछ बनाने से पहले पहले जो है वो फोन पे गूगल और पिंटरेस्ट खोल के और दूसरों के आर्ट वर्क देखते हैं। ये वाला काम मैं नहीं करता भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बुलाइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। क्या हिंदी निकलती है भाई। एक हमारे मलयाली स्टूडेंट हैं जो कि केरला के रहने वाले हैं, और अरविंद नाम है उनका। वो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो उनसे बात हो रही थी अरविंद जी से, तो अरविंद जी ने बताया कि आपकी हिंदी जो है मेरे को बहुत पसंद आती है, और ऐसा लगता है कि जैसे किताबों में जिस तरह की हिंदी होती है ना, वो अ, मैं बोल रहा हूँ। और उनसे मैंने ओणम के बारे में पूछा। और भी जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, वो उनकी एक किताब ओणम पे छप रही है। तो मैं सिंगापुर में था ना, तो वहाँ पोंगल मनाया जाता है। ये तमिल लोगों का त्योहार है, और ओणम जो है वो हमारे, उनकी पूरी कथा मैंने सुनी कि भाई ओणम हम क्यों मनाते हैं। तो ये है शब्दावली जो है आपके, भाषा जो है वो बढ़ती रहती है। जब जिस भाषा में आप बोल रहे हैं, मेरी तो भाषा ही गड़बड़ होती जा रही थी जब मैं सिंगापुर में था, वो सिंग्लिश होती जा रही थी। वहाँ हर चीज के लिए वो कैन ला, मतलब इज इट पॉसिबल, तो वो बोलेंगे कैन, CAN कैन। खाना खाने चले क्या, कैन ला, कैन कैन। वा उ ई, ट जो है ना, ट वो प्रोनाउंस नहीं करते। वा मतलब व्हाट, टू मतलब हु, ईट। अच्छा लगता है किसी कल्चर को समझना, किसी देश के लोगों को समझना। और फीलिंग वही है जैसे हमारी फीलिंग होती है, विदेशियों की भी सेम फीलिंग है। वो भी पैसा जोड़ जोड़ के रखते हैं कि एक दिन मैं किसी तरह हिंदुस्तान जाके देखूं। और जैसे हम लोग पैसा जोड़ते हैं कुल्लू मनाली जाने के लिए। तो ये मच्छी वाली बाई हैं, इनको मैंने थोड़ा सा रिफाइन कर लिया पेंसिल से, क्योंकि नो अंडू चल रहा है ना। मान लीजिए एक भी गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो बहुत डिटेल में नहीं बना रहा हूँ इसको। ये दूर हैं तो इसमें बहुत सारा डिटेल नहीं हो सकता। और इनको मैंने एक बिंदी लगा दी, और आंखें इनकी कजरारे हैं, कजरारे कजरारे। कारे कारे नैना है इनके, और मुस्कुरा रही हैं। थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है, और थोड़ी सी स्लिम ट्रिम सी हैं, और थोड़ी सी कोली एक समुदाय है महाराष्ट्र में। कोली इनको बोलते हैं, जिनको हम मछुआरा बोलते हैं। दे आर फिशरमैन, एंड ये लोग मछली बेच के अपना घर परिवार चलाते हैं। तो ये लोग मच्छी से रिलेटेड काम करते हैं। आपने देखा होगा एक माधुरी दीक्षित का एक कोई गाना भी है जिसमें वो डांस करती हैं, लावनी डांस। तो महाराष्ट्र के कुछ अच्छे अच्छे त्योहार होते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। गुजरात में भी जिस तरह से डांडिया गरबा या जो नवरात्रि होती है वो मेरे को बहुत पसंद है। उत्तर प्रदेश में होली दिवाली होती है। ये सारे त्योहार मेरे छूट से गए थे विदेश में रहने के कारण, क्योंकि होली और दिवाली संडे को मनाई जाती है। मतलब चाहे पूरे हिंदुस्तान में बुधवार को मन रही हो, लेकिन वहाँ पे वीकेंड पे होली होगी, मी के वीकेंड पे। तो वो फील नहीं आता। और बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप आतिशबाजी नहीं जलाएंगे। बम पटाखा तो भूल ही जाइए भाई, सिंगापुर में खाली फुलझड़ी जलाना है। तो आतिशबाजी के नाम पे आप जेल न चले जाएं। और होली में आप अननोन लोगों को रंग नहीं लगा सकते हैं। तो एक बीच है सिंगापुर में, सेंटोसा बीच। तो वहाँ पे संडे को होली होगी, और आप बुक कर लीजिए टिकट, और वहीं खाइए पीजिए। और तो इंडिया फेस्ट टाइप का होगा कोई, इंडियन एम्बेसी कराएगी, और वहाँ पे वो बड़ा नकली वाला फील आता है। तो होली होली के टाइम पे हम इंडिया आ नहीं सकते क्योंकि मेरा सेमेस्टर चल रहा है। दिवाली पे भी नहीं आ सकते क्योंकि सेमेस्टर चलता है। तो अब तो मैं त्योहार मना रहा हूँ। आई एम हैप्पी टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी, मतलब नाग पंचमी पंचमी और गुड़ी पड़वा, और ये सब छोटे छोटे जो इन बिटवीन वाले त्योहार होते हैं, बड़े त्योहारों के बीच वाले। अब तो मैं वो भी देख पा रहा हूँ।
मतलब अभी नाग पंचमी पे यहाँ सांप देखने को मिल जाता है। और वहाँ पे विदेशों में जो लोग एनआरआई हैं, मैं जानता हूँ उनको कैसा लगता है। और हाँ, ये जो 2 त्योहार होते हैं ना, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये बहुत ही सेंटिमेंटल होते हैं। बीइंग एन एनआरआई, अगर आप विदेश में रहते हैं तो यू मिस योर कंट्री अ लॉट। और पहले तो सारे चैनल, टीवी चैनल इंडिया के नहीं आते थे जब तक ओटीटी टाइप की चीज़ नहीं थी। तो और रेडियो भी कम से कम ही होता था, तो जो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच वगैरह था, वो आप किसी भी इंडियंस को देखेंगे तो वो ज़रूर सुनता है। और लाल किले पे भाषण जब होता है या जो नेशनल एंथम होता है, दोज आर लाइक द एनआरआई, दे गेट गूज बम्प्स व्हेन दे हियर हमारे राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान। तो ये सब चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से आपको मैं बता पा रहा हूँ, और नहीं तो दिल में ही रखे रह जाते भाई। और सिंगापुर में 4 न्यू ईयर होते हैं, और 4 न्यू ईयर और वो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। उनके यहाँ भी जो वहाँ पे जो बासिंदे हैं, जैसे जो तमिल लोग हैं, वो काफ़ी मात्रा में रहते हैं, तो उनके लिए दीपावली को वो हिंदू कैलेंडर से न्यू ईयर मानते हैं शायद, तो वो दीपावली पे हैप्पी न्यू ईयर भी बोल देते हैं। फिर चाइनीज लोगों का एक चाइनीज न्यू ईयर होता है, तो वो चाइनीज न्यू ईयर पे बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं, बहुत अच्छे से सजाया जाता है। तो एक चाइना टाउन है वहाँ पे, तो वो चाइनीज लोगों के लिए हो गया। दीपावली पे लिटिल इंडिया को सजा दिया, हरी राया पे उन्होंने अरब स्ट्रीट को सजा दिया, और न्यू ईयर पे जो हमारे 1 दिसंबर, 31 दिसंबर, सॉरी 1 जनवरी को ऑर्चर्ड रोड को सजा दिया। तो ये 4 तरह के न्यू ईयर वो मनाते हैं, और मुझे भी बड़ा मजा आता था। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर दिसंबर वाला हम इंडिया में ही मनाते थे भाई, 14 साल तक। इंडिया से हालांकि सुने हैं कि आतिशबाजी फिलीपींस में बहुत अच्छी होती है, बट हु केयर्स। इंडिया में जाड़े का मौसम, और आप कहीं किसी ढाबे पे रुक के खा रहे हो गरम गरम तंदूरी रोटी। तो ये कोली लोग हैं जो कि महाराष्ट्र में मछली पकड़ते हैं। इनकी एक लाल रंग की टोपी होती है, जिसमें ये मैंने एक टॉय डिजाइन किया है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा। तो ये जो मच्छी लोग बनाते हैं, मेरे ना इसी तरह के सब्जेक्ट भी रहते हैं जो प्रोफेशंस ऑलमोस्ट विलुप्त हो रहे हैं। आई लव दोज काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे एक बाइस्कोप वाला का एक टॉय बनाया मैंने, एक डलिया बनाती हुई एक लेडी बनाई जो कि अब विलुप्त सा हो रहा है। पोर्टर जो है कुली, वो काफ़ी हद तक विलुप्त सा हो रहा है। और अ, एक ना बिहार में एक चीज़ होती है, उसको भूजा भूजना बोलते हैं। ये एक आपके भी राज्य में होता होगा। वो क्या करते हैं कि एक बड़ी सी कढ़ाई होती है, और उस कढ़ाई में नमक डाल देते हैं, और आप जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे तो उसमें लइया चना और मूंगफली, और ये जो भाड़ में जाओ जो वर्ड है ना, भाड़ में जाओ, दैट इज कॉल्ड भाड़, जिसमें ये भूजा जाता है। बताइए क्या क्या ज्ञान मिल रहा है, बताइए ड्राइंग के साथ साथ। तो ये मच्छी वाली बाई जो है थोड़े गुस्से में है। अच्छा, ये बहुत छोटा मैंने बनाया है, A4 में। आप मान के चलिए कि ये 2 इंच की ड्राइंग है। भाई मेरी आंखें ना खराब हो जाए भाई, और उसमें कंट्रोल करना थिक एंड थिन, और मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। अब थोड़ी चश्मा वश्मा लगाते हैं ना, तो थोड़ा देखने में दिक्कत होती है। और कंपोजिशन है, आप एक तरफ से शुरू करते हैं। मैं तो जो इससे पहले वाला वीडियो बना रहा था ना, ये पेन को टेस्ट करने के लिए, मैंने तो पेंसिल भी नहीं किया है उसमें। वो मैं दिखाता हूँ आपको, उसको पूरा कंप्लीट करता हूँ। देयर इज नो पेंसिल एट ऑल, बिना पेंसिल के ही बना दिए। और ये कोई नई बात नहीं है, एक गमराज की कॉमिक मैंने बिना पेंसिलिंग के ही डायरेक्ट फाउंटेन पेन से बना के दे दी थी, और अर्जेंट था, और एक दिन में 17 पेज कुछ बनाए थे। तो ये सब हमारे बचपन के खेल रहे हैं भाई। आई फिगर ड्राइंग में भी मैं कोई पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद फिर ब्रश पेन से नहीं करता हूँ, एकदम डायरेक्ट जो होगा देखा जाएगा टाइप का एटीट्यूड होता है। अब यहाँ कुछ मछलियाँ बना देते हैं, ये इन्होंने कुछ पैसे रखने के लिए या कुछ कपड़ा सा बिछा दिया है, तो
और एकदम पेपर के एज पे है। ये मछली है। और अब ये सब चीज़ों के लिए अब कहाँ तक एक इलस्ट्रेटर रेफरेंस लेगा, ये हम लोग के ना ब्लड में चला गया है ये सब चीज़ें जो हम रोज देखते हैं। तो ये मछली है, पॉम्फ्रेट मछली है। और वहां पे मिलता है, लखनऊ में बड़ा मुश्किल से मिलता है भाई, नहीं मिलता है एक तरह से देख लो। तो अभी अपने मित्र के यहाँ गए थे मीरा रोड पे, तो उनकी श्रीमती जी जो है, उनका नाम पिंकी है, वो लेके आई थी पॉम्फ्रेट पता नहीं कहाँ से, व्हाइट कलर का। और मैं और रवि वहां जाके खूब खाए थे। और बहुत स्वादिष्ट बनाती है वहाँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट। और मेरा बहुत ही मन है कि एक बार मैं हावड़ा जाऊं और वहां पे जाके। और वैसे मैं सिंगापुर में बहुत सारे मार्केट हैं, उसमें लिटिल इंडिया में कुछ बांग्लादेशी प्योर बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स हैं। तो वो भात के साथ, भात मीन्स जो चावल होता है ना, बांग्लादेशी भात, उसके साथ वो एक हिलिस मछली होती है बांग्लादेश की, हिल्सा, वो रोहू से ज्यादा महंगी होती है। तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, मतलब कोई कंट्री का ऑथेंटिक खाना अगर आपको मिले ना, ऑथेंटिक। जापानीज लोग भी एक उनकी एक करी होती है ब्राउन कलर की, तो करी राइस। हालांकि स्टीरियोटाइप में वो हमें लोग को करी बोलते हैं। देखिए, एक कर्विलीनियर पर्सपेक्टिव का एक लाइन खींचा पीछे, पीछे मेरे को थोड़ी सी एक जगह दिख गई, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लोअर एंगल और कर्विलीनियर टाइप का एक वो जगह निकाली मैंने वहां पे, मतलब निकाली क्या, वहां थी। और वो यहाँ पे जो लखनऊ में ई रिक्शा चलता है, उसको मैं बना रहा हूँ उस पर्सपेक्टिव में। अब मजा आता है पर्सपेक्टिव में कोई भी चीज को जबरदस्ती उसके अंदर घुसाना, और खींचतान के पर्सपेक्टिव के साथ, तो ये खेल होता है, बड़ा मजा आता है। कॉमिक में तो होता ही है, एक शॉट बनाना है जिसमें एक हमारा हीरो जो है विलेन को एक लात मार रहा है, अब ये 100 तरीके से बन सकता है। एक सीधा सीधा बन जाएगा, या यू ऐड सम फोर शॉर्टनिंग, पैर में थोड़ा फोर शॉर्टनिंग दे दिया, थोड़ा सा घूसे में दे दिया, और उस बंदे का चेहरा इधर उलट दिया और इधर कर दिया। वो भी मैं बनाऊंगा एक वीडियो। आप पहले मेरी कॉमिकें तो देखिए, ढूंढिए ना, दिलीप चौबे की कॉमिक। अरे 30 साल पुरानी कॉमिक नहीं, 20-22 साल पुरानी कॉमिकें आपको मिल जाएंगी इधर उधर मेरे हाथ की बनी हुई। हाँ, उससे मेरा आर्टवर्क उतना अच्छा आपको दिखेगा नहीं, जल्दी जल्दी में बनाते थे और कम पैसे मिलते थे। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, जो मेरा हक था उतना ही मिलता था, और मैं मेहनत करता था। और हमारे जो पब्लिशर थे वो भी बहुत मेहनत करते थे, मतलब मैं तो देख देख के दंग हो जाता था। मतलब सवेरे 7 बजे कोई ऑफिस आता है क्या? संजय जी सवेरे 7 बजे नहा धो के ऑफिस आ जाएंगे, और जिम भी होके आ जाते थे, और सवेरे 7 बजे से लेके वो बंदा जो है वो रात को 11 बजे तक ऑफिस में ही है। तो उनसे ज्यादा तो हमने मेहनत नहीं की है ना। संजय गुप्ता इसीलिए हैं, या मनोज गुप्ता इसीलिए हैं कि इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, और बहुत मेहनत की है भाई। हम जब मिले थे तो ये यंग लौंडे थे, आज भी यंग लौंडे ही हैं, लेकिन मेहनत करना किसको कहते हैं वो मैंने देखा है इन भाइयों से, चाहे वो संजय जी हों या मनोज जी हैं। मनीष जी से थोड़ी कम मुलाकात हुई, वो यूएस में थे, तो लेकिन जब वो आए तब भी वो भी मेहनती थे। मेहनती मतलब अनबिलीवेबल, ऐसे लोग ही तरक्की करते हैं भाई। तो मेहनत किसको बोलते हैं, डेडिकेशन क्या होता है, और पैशन क्या होता है, ये सब चीजें आप राज कॉमिक के जो आज की डेट में जो ओनर हैं उनसे मैंने देखा, सीखा, और उनको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश की, और काफी हद तक सफल भी हुए। एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट जो कि पूरी दुनिया घूम के आया, और विश्व के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ा के, और जो भी घर की जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी बिटिया की शादी वादी करना, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो वो सारी चीज़ें करने के बाद अपने मन का काम कर रहा है, देश की सेवा करना। देश की सेवा से बढ़िया काम कुछ भी नहीं है। अपने देश के जो बच्चे हैं उनको ये जो ज्ञान है, एक बार कुछ हुआ था, मैं बताता हूँ। मेरे जो क्लॉक होमेर हैं, द क्रिएटर एंड ओनर ऑफ निंटेंडो, निंटेंडो मालूम है ना आपको, पोकेमॉन, उन्हीं के नाम से पेटेंट है भाई।
एक बार वो आए और हमारे कुछ स्टूडेंट थे, उनको हड़काया उन्होंने कि तुम लोग मन से पढ़ाई कर लो, नहीं तो ये जो आदमी है हिंदुस्तान से आया है आपको पढ़ाने के लिए, ये आदमी मरने से पहले कुछ किताबें लिख देगा और आप उसी किताब से उतना ज्ञान नहीं ले पाएंगे जितना ये आदमी आपको आपके आंखों के सामने दे देगा। तब से वो लड़के और मोटिवेटेड हो गए और मेरी इज्जत और बढ़ गई और तो ये बात आपको आप पे भी लागू होती है। जो लोग प्रोफेशनल हैं उनके लिए कोई बहाना नहीं है। मैं आपके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, और ये बाय रिक्वेस्ट आया भाई। सितंबर में 8 बजे से 10 बजे तक की एक क्लास ले रहा हूँ। मुझे भी नींद आती है और मुझे भी थकान होती है, बट फॉर यू गाइस जो लोग दिन में टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके लिए ये सितंबर का बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तुरंत फ़ोन करिए और संपर्क स्थापित करिए और गेट रेडी टू चेंज योर लाइफ। और जो लोग ट्रेडिशनल हैं वो दोनों पे ही कमांड करेंगे और अपनी भी तरक्की करेंगे और भविष्य में आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी कुछ ज्ञान देंगे। तो ये एक मैसेज था, मैसेज भी तो दे सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आप देखिए ये एक ऑटो वाला है, कितना कम मैंने स्क्रिबल किया और भी डिटेल इसमें हम डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, इसीलिए मैंने बोला ना मेरे को बुलवाइए और कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन आप हमसे बनवाइए बिना देखे। तो नहीं, ये मैंने थोड़ा सा देख लिया था कि ये जो ऑटो का जो टेक्नोलॉजी होता है ना, वो फ़र्क होता है। ई रिक्शा में फ़र्क होता है। ई रिक्शा लखनऊ में इतने ज़्यादा चलने लगे हैं कि ट्रैफिक का थोड़ा सत्यानाश हो गया है, बट इसके अंदर शॉकर नहीं होता है और झटके लगते हैं, बट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चीप एंड बेस्ट साधन है और पॉल्यूशन नहीं होता। तो ये बिजली से चार्ज होता है और ई रिक्शा के अगेंस्ट में बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो हाथ वाला रिक्शा था उसको इसने रिप्लेस किया। उसमें ताकत ज़्यादा लगती थी, बट उससे भी बहुत ट्रैफिक जाम होता था। तो डिनाई नहीं कर सकते, सस्ता है, साधन है और छोटे-छोटे गाँव कस्बों के लिए तो ये एक संजीवनी है टू गो समवेयर। अगर वो ऑटो वगैरह से जाते या टैक्सी से जाते तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता। तो अपना देश बदल रहा है और नए-नए वाहन देखने को मिल रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। सब मेरे सामने इंडिया काफ़ी बदल गया। 14 साल हम गायब क्या हुए। इसमें भी हल्का सा ड्राई ब्रश मैं डाल दे रहा हूँ और हल्का सा ही इसके बाद वाला कंपोजिशन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ और ज़बरदस्त बनाता हूँ। मज़ा आ जाए आपको। हालाँकि इसमें भी मज़ा आएगा आपको। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये एक मिनी सीरीज़ रहेगी जिसके अंदर मैं कंपोजिशन विथ इमेजिनेशन और मेमोरी से कुछ स्टोरी टेलिंग करूँगा। और कॉलेज में जॉइन करने के पहले जो बीएफए के लिए जो एंट्रेंस वगैरह देते हैं बच्चे, उनको इस तरह के एक टॉपिक दिया जाता है बनाने के लिए। तो उनके लिए ये सुविधाजनक एक रेफरेंस हो जाएगा आगे चल के। और ये हमारा एक कंपोजिशन हो गया और आपके लिए मैंने इसको कंप्लीट किया। तो ये रहा वीडियो और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। एक छोटी सी मिनी सीरीज बनाते हैं, इसके अंदर कंपोजिशन जो हमने ज्ञान सीखा है स्केचिंग करके या जो फिगर ड्राइंग हम लोग करते हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो एक कंपोजिशन की एक छोटी सी मिनी सीरीज हो जाए। तो जल्दी ही मिलते हैं दोबारा किसी नए वीडियो में कंपोजिशन के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।